हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सामान्य अध्ययन को याद करेंगे। आवश्यकता अनुसार याद करने हेतु हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैंने 25 प्रश्न सम्मिलित किए हैं और कोशिश की है कि सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने न पाए। वीडियो के अन्य भाग देखने हेतु प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। दोस्तों, यह वीडियो का भाग 7 है, जिसमें अगला प्रश्न है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत लाजवर्द कहां से आयात किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न पदार्थों को या कच्चे माल को विभिन्न क्षेत्रों से आयात करते थे, जिसे हम आज प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे याद करेंगे। तो ये है लाजवर्द, यहाँ पे है चांदी, टिन, सोना, तांबा, गोमेद और ऐसे आगे और हैं। तो हम इसे ऐसा याद कर लेते हैं कि हमें नाम देखते ही पता चल जाए कि ये कहां से आयात किया जाता था। तो लाजवर्द, इसमें एक शब्द आपको दिखाई देगा लाज। शर्म आ रही है, लाज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मोटा है मियाँ भैंसों की तरह। मेसोपोटामिया यहाँ पे है ना, मोटा मियाँ, मोटा है मियाँ यानी किसी का पति जो है मोटा है भैंसों की तरह, बिल्कुल भैंसों की तरह दिखता है, तो उसको तो लाज आएगी, शर्म आएगी ही। उसने कई बार बोला कि फिट रहिए, लेकिन वो जंक फूड खाता रहता है, फिट कहाँ से रहेगा? तो लाज आ रही है क्योंकि भैंसों की तरह मोटा मियाँ, मियाँ यानी पति किसी को मिल गया है। अगला है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत चांदी और टिन कहां से आयात किया जाता था? तो ऐसा मान लीजिए कि चांदी की कीमत ज्यादा थी और टिन तो सस्ता होता है, आज भी है, लेकिन कलर दोनों का एक जैसा रहता है, सिल्वर कलर का। तो कोई व्यापारी क्या करता था कि टिन लेके आता था और अफवाह फैलाता था कि चांदी बहुत सस्ते दाम में मिल रही है, खरीद लो। यह है ना अफगानिस्तान, अफवाह फैला रहा है। लेकिन एक बार पता चल गया कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है और पैसे कमा के हम लोग को उल्लू बना रहा है, तब उसकी पिटाई करने जाने लगे। उसे पता चल गया, इसलिए वो रन, ये है ना यहाँ पे ई रन, ये ऐसा रन किया कि बिल्कुल पीटी उषा को फेल कर दिया, भाग गया। यानी अफवाह फैलाकर कोई चांदी की जगह टिन बेच रहा था और जब पता चल गया और उसकी पिटाई करने जाने लगे तो वो रन कर गया, ई रन कर गया, भाग गया। फिर सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत सोना कहाँ से आयात किया जाता था? तो सोना हम स्लीपिंग मान लेते हैं, सो रहा है कोई व्यक्ति। सोने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार नाटक करते हैं, अरे यार सिर दर्द हो रहा है, अरे यार आज हम थके हुए हैं, आज हम जा नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सोने के लिए नाटक करते हैं, सोने के लिए नाटक करते हैं, बहाना बनाते हैं। और वही व्यक्ति यदि एक अफवाह भी सुन लें, जरा सी अफवाह सुन लें कि भूकंप आ गया, अब घर गिरने वाला है, तो ई रन, ऐसा रन करते हैं कि ये भी पीटी उषा को फेल कर देते हैं। तब अचानक से ना जाने कहां से इनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि ऐसा रन करते हैं कि दिखाई नहीं देते और सबसे आगे यही भागते हैं जो शुरू में नाटक कर रहे हैं सोने के लिए। तो इस तरह ऑप्शन देखकर आपको कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान याद आएगा। फिर सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत तांबा कहां से आयात किया जाता था? तो तांबा से कोई स्पेसिफिक वर्ड बन नहीं रहा है, इसे हम मान लेते हैं तम, तम अंधेरा, या कॉपर, कॉपर भी बोलते हैं ना तांबा को इंग्लिश में, कॉपर। तो तम या अंधेरा या फिर कॉपर। अब इसे आप ऐसे समझिए कि कोई खेत में, कोई किसान है बेचारा गरीब, खेत में हल चला रहा है, खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है, और अचानक से उसका पैर पड़ जाता है एक ब्लू चिप में, ब्लू कलर की चिप है, वहां पे उसका पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चारों तरफ तम ही तम हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, और इसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है, ओ माँ ये क्या हो गया। या फिर किसी खेत में ब्लू चिप मिल जाए अचानक से, तो किसान चिल्लाने लगेगा कि ओ माँ ये क्या है, और वहां पे कौन आ जाएगा? कॉप आ जाएगा, COP, कॉप यानी पुलिस वाले होते हैं ना, तो वहां पे पुलिस आ जाएगी कि ये ब्लू चिप क्या है, कहीं किसी विदेशी ताकत का हाथ तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आपको तम यानी अंधेरे से याद आ जाएगा कि खेत में ब्लू चिप में पैर पड़ गया था और मुंह से ओ माँ निकला था, साथ ही पूरे एरिया में अंधेरा हो गया था, तम हो गया था। फिर आता है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत गोमेद कहां से आयात किया जाता था? तो यहाँ मान लीजिए कि किसी को गो आयात करने के लिए कहा गया, यानी गाय को आयात करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से 100 राष्ट्र में घूमता रहा, 1 2 3 नहीं, पूरे 100 राष्ट्र में घूमता रहा और अंत में मैड हो गया। मेद है ना यहाँ पे, मैड हो गया। क्यों? क्योंकि उसे गाय कहीं नहीं मिली। गाय हमारे देश में मिलती है, हम उसको माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो बाकी राष्ट्रों में नहीं मिली, वो सिर्फ भारत में ही थी, इसलिए वो उसे आयात नहीं कर सका कहीं से। या फिर किसी को बोला गया गो यानी जाओ और कुछ आयात करके लाओ, यह है ना आयात, तो वो मैड हो गया, गो जाओ और आयात करके लाओ, लेकिन वो मैड हो गया क्योंकि उसे 100 राष्ट्रों से आयात करने के लिए कहा गया था। 2-4 राष्ट्रों से नहीं बल्कि पूरे 100 राष्ट्रों से
आयात करने के लिए कहा गया था। तो इस तरह गोमेद आपको याद आएगा सौराष्ट्र। इसके बाद है सिंधु काल में विदेशी व्यापार के तहत सीसा कहाँ से आयात किया जाता था। तो यहाँ ऐसा मान लीजिए कि एक एरिया ऐसा था जहाँ सीसा मंगाया गया या सीसा पहली बार लाया गया। अब सीसा पहली बार लाए तो उससे दर्पण बनाए यानी मिरर, और जैसे ही उसमें अपनी शक्ल देखे तो डर के मारे, ये देखिए ई रन, डर के मारे ई भी रन कर गए यानी भाग गए, क्योंकि शक्ल इतनी डरावनी थी, पहले कभी देखे नहीं थे। अचानक से शीशा आया और उसमें अपनी शक्ल देख ली तो ये भी डर के मारे रन कर गए। तो इस तरह सीसा भी ईरान आपको याद दिला देगा। अगला है सिंधु काल में सेल खड़ी कहाँ से आयात किया जाता था। तो ये ऐसा लग रहा है कि सेल और खड़ी यानी खड़े खड़े सेल करना, बेचना, खड़े खड़े कोई चीज बेची जा रही है व्यापार के मामले में। तो भाई खड़े खड़े चुपचाप क्यों बेची जा रही है? क्योंकि एक तो ये राजा के स्थान में बेची जा रही है, दूसरी बात रात में बेची जा रही है, और तीसरी बात खतरनाक चीज यानी कि ब्लू चिप बेची जा रही है। इसीलिए चुपचाप खड़े खड़े सेल किए, बेच दिए रातों रात और भाग गए। तो सेल खड़ी यानी खड़े खड़े सेल किया, ब्लू चिप राजा के स्थान पर और रात में। इसके बाद है नीलमणि कहाँ से आयात किया जाता था। तो इसमें एक शब्द है मणि, बहुमूल्य रत्न है ये। अब चाहे वो नीला मणि हो चाहे लाल मणि हो, लेकिन मणि तो मणि है, रत्न है, और रत्न यानी कि बहुमूल्य है, इसलिए ये कहाँ से आयात किया जाता रहा होगा? किसी महान राष्ट्र से। तो महान राष्ट्र से आपको महाराष्ट्र याद आएगा, मणि यानी महान राष्ट्र। फिर है सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा के ध्वंसावशेषों। ध्वंसावशेषों यानी ध्वंस हो गया है, नष्ट हो गया है, और उसके जो अवशेष बचे हैं तो वो है ध्वंसावशेष की जानकारी सर्वप्रथम कब और किसने दी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले कब दी थी और किसने दी थी। साथ ही हड़प्पा स्थल के उत्खनन करता कौन है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हड़प्पा स्थल के उत्खनन करता है दयाराम साहनी, और इसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था कि किसी का सब कुछ हड़प लिया जाए तो हमें उसकी दया आने लगती है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस चुपचाप सहते रहते हैं। तो दया और साहनी ऐसे याद आ गया था हमको। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा के जो अवशेष बचे थे उनकी जानकारी सबसे पहले कब और किसने दी थी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में दी थी चार्ल्स मैनसन ने। कहीं कहीं पे चार्ल्स मेसन लिखा मिलता है। तो इसे याद करने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया होगा और वो अपने पैर से क्या करता रहा होगा? यहाँ के अवशेषों को हटाता रहा होगा। हटा रहा यानी 18, एक व्यक्ति क्या करता रहा होगा? हड़प्पा के अवशेषों को पैर से हटाता रहा होगा। उसने देखा कि यहाँ कुछ अवशेष पड़े हैं तो उनको हटा रहा है, ये पैर से हटा रहा से 18, तभी उसको इसकी छवि दिखाई दे गई। छवि 26 किसकी छवि या इमेज दिखाई दे गई? हड़प्पा की, और तभी वो जान गया कि ये हड़प्पा है। तो हुआ ना ये 1826, यानी हटा रहा था तभी उसे छवि दिखाई दे गई। अब मान लेते हैं कि इसका नाम पता नहीं था तो हमने नाम इसका रख दिया कि भैया यही मेन है, इसी ने हमको इसके बारे में बताया है, तो यही मेन आदमी कहलाया। और मेन से आपको मेंशन याद आ जाएगा। दयाराम साहनी तो हमें याद ही हैं, लेकिन मेन हो गया ये जिसने ध्वंसावशेषों की जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो यहाँ पे ये उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये है राखाल दास बनर्जी। अब आने वाले वीडियोस में हम ये भी याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि ये स्थल किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, किस वर्ष इसकी खोज की गई। लेकिन इस वीडियो में हम याद कर लेते हैं कि इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ मान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा गया, लेकिन इसका नाम देखिए मोहन, यानी उस एरिया ने, उस क्षेत्र ने या उस स्थल ने इन्हें इतना मोहित कर दिया कि रख लिया, इन्होंने उसे रख लिया चुपचाप, खुदाई उदाई नहीं की, रख लिया। तो रख लिया से राखाल आपको याद आ जाएगा। मोहन बिल्कुल मन को मोह लिया उस क्षेत्र ने या उस स्थल ने, इसलिए इसको रख लिया इन्होंने। तो इनका नाम ही हो गया राखाल दास बनर्जी। ऐसे याद करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल चनहूदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो चनहूदड़ो में ऐसा लग रहा है कि हुड़दंग, कोई हुड़दंग मचा रहा है, या फिर उत्खनन करने लगे तो वहां पे हुड़दंग मचाने लगे। लोग बाग हुड़दंग मचाएंगे तो क्या होगा? वहां पे हुजूम लग जाएगा। हुजूम यानी भीड़ भाड़ लग जाएगी या लोगों का जमावड़ा हो जाएगा। तो आपको हुजूम से मजूमदार याद आ जाएगा। या फिर हुड़दंग कर रहे हैं तो हुड़दंग कौन करता है? बाल गोपाल करते हैं। बाल गोपाल यानी बच्चे करते हैं। तो चनहूदड़ो के उत्खनन करता गोपाल मजूमदार, ऐसे आपको याद रहेंगे।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन के उत्खनन करता कौन है? बीके थापर, बीबी लाल और ए घोष। कालीबंगन ऐसा लग रहा है कि काले काले कंगन है। अब काले काले कंगन किसी क्षेत्र में जाकर पहन लिया इसके उत्खननकर्ता ने, वो भी बिना किसी से पूछे। तो उस एरिया के लोग गुस्से से लाल हो गए। ये है ना गुस्सा, घोष गुस्सा, और ये है लाल, गुस्से से लाल हो गए और थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ मार दिया कि इस स्थल का उत्खनन आपको करना था, लेकिन आप उत्खनन करने की बजाय यहाँ के काले काले कंगन पहनने लगे। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर है सिंधु सभ्यता के स्थल कोट दीजी के उत्खनन करता कौन है? तो यहाँ पे उत्खनन करने के लिए भेजा जा रहा है कोट दीजी में, यानी एक ऐसा स्थल है वहां जाने के बाद आपको कोट मांगना पड़ेगा। कैसे? भैया हमको कोट दीजिए, हमको यहाँ का उत्खनन करना है। तो जिसे भेजा जा रहा था वो एकदम गुस्से से जल गया। देखिए जल गया क्योंकि उसके अहम को चोट पहुंची, यानी उसके ईगो को ठेस पहुंची। उसने कहा कि मैं किसी से कोट वोट नहीं मांगूंगा, मैं अपना कोट लेके जाऊंगा। यहाँ है ना कोट दीजिए, हम किसी से कोट नहीं मांगेंगे क्योंकि मेरा अहम जो है बीच में आ रहा है। तो ऐसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगला है रंगपुर व लोथल के उत्खनन करता कौन है? तो ये एरिया ऐसा है जहाँ रंग ही रंग है, चारों तरफ रंग ही रंग है, और उसी में लोथ पोत हो जाना है, यानी लथपथ हो जाना है। तो यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया होगा जिनका नाम ही पूरा रंगनाथ है, यानी इनको रंग से बहुत प्रेम है, तभी तो ये वहां जाएंगे और रंग में जाके लथपथ हो जाएंगे। दूसरा कोई जाना नहीं चाहेगा। तो रंगपुर और लोथल के खोज करता है या उत्खनन करता है रंगनाथ राव। दोस्तों परीक्षाओं में ऑप्शन में कई बार इसे RN राव लिख दिया जाता है, इसे F अहमद लिख दिया जाता है, इसे G मजूमदार लिख दिया जाता है, इसे RD बनर्जी लिख दिया जाता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है और नाम को पहचान लेना है। अगला प्रश्न है रोपड़ और आलमगीरपुर के उत्खनन करता कौन है? तो ये है यज्ञदत्त शर्मा। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि आलम जो था, आलम नाम का एक व्यक्ति था, वो गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो ये देखिए रो पड़ा, रोने लगा। आलम गिर पड़ा और रोने लगा या रो पड़ा। क्यों? क्योंकि एक जगह यज्ञ हो रहा था जिसकी वजह से धुआं ही धुआं था, तो उसको दिखाई नहीं दिया रास्ता और गड्ढे में उसका पैर पड़ गया, वो गिर गया, और गिरने की वजह से उसके दांत टूट गए। इसीलिए वो क्या कर रहा है? रो रहा है या रो पड़ा है। तो रोपड़ और आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, ऐसे आपको ये याद रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर देखने हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद है बनमाली और धौलावीरा के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है रविंद्र सिंह बिष्ट, या जिन्हें RS बिष्ट कहा जाता है। तो वन का माली है कोई, और धौला यानी वन का माली बार बार धो रहा है, हाथों को धो लेता है, पैरों को धो लेता है। तो क्यों धोएगा वो? क्योंकि वो वन का माली है, किसी गार्डन का माली तो है नहीं, वन का माली है। और वन में जहरीले जीव जंतु बहुत रहते हैं, साथ ही जहरीले पौधे भी रहते हैं, जहरीले फूल भी रहते हैं, तो उनको ये टच कर जाता होगा, इसीलिए बार बार वो क्या कर रहा है? धो ले रहा है अपना हाथ वाथ। तो ये देखिए विष से बचने के लिए, यानी जहर से बचने के लिए वन का माली बार बार धो रहा है अपने हाथ पैर। इस तरह से बनमाली और धौला आपको विष की याद दिला देगा। विष यानी विष्ट, और RS विष्ट ऐसे आपको आसानी से याद आ जाएंगे। अगला देखिए भगवानपुरा और सुरकोतदा के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है जगपति जोशी, या जिन्हें JP जोशी भी कहा जाता है। तो भगवानपुरा यानी ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो गया है कोई, और यहाँ पे सुर बिल्कुल भगवान का भजन गा रहा है और उनके सुर में मस्त है। तो क्या भजन गा रहा है? जगपति राघव राजा राम। अब भजन है रघुपति राघव राजा राम, लेकिन ये भगवान में पूरी तरह से मस्त है, पूरा भगवान में डूबा हुआ है, और सुर जो है तो लगा रहा है क्या? जगपति राघव राजा राम, पूरे जोश के साथ। ये है ना जोशी। अब जोश में है तो उसे कोई बता भी नहीं सकता कि भाई वो रघुपति राघव होता है, तो कोई बात नहीं, भजन में तो मस्त है, इसलिए जगपति राघव ही गाने दो। अगला है सिंधु घाटी के स्थल सुतकांगेडोर के उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है ऑरेल स्टाइन। अब इसे याद करने के लिए मान लीजिए कि कोई अपने सुत यानी पुत्र को बोल रहा है कि बेटा आगे डोर है, आगे दरवाजा है, स्टाइल मत मार नहीं तो टकरा जाएगा, तो बिना दांत का हो जाएगा। तो कोई बोल रहा है कि सुत यानी बेटा आगे डोर है, वहां पर स्टाइल मत मार नहीं तो आगे का दांत टूट जाएगा। तो स्टाइल से आपको स्टाइन यानी ऑरेल स्टाइन ऑप्शन देखते याद आ जाएगा।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देसलपुर के उत्खननकर्ता कौन है? ये है केवी सुंदराजन। तो यहाँ पे जैसे ही देश की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, तो सबसे पहले मुंह से निकलता है देश हमारा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। साथ ही यहाँ के जन या लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है अभी हम अपने देश की धरती पर हैं इसलिए ऐसा ना लग रहा हो, लेकिन जो दूसरे देशों में रहते हैं उनसे पूछिएगा, उनको हमेशा ही ऐसा फील होता है कि हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुंदर और जन, देसलपुर, ऐसे आपको याद आएगा। अगला है राखी गढ़ी के उत्खननकर्ता कौन है? तो राखी ये तो त्योहार है, रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन में आपको बर्फी याद आएगी। ये है ना रफी, बर्फी जो मुंह में रखते ही गल जाती है, यानी घुल जाती है। अच्छी बर्फी क्या होता है? मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो राखी में बहनें क्या करती हैं? बर्फी खिलाती हैं, जो कि मुंह में रखते ही गल जाती है, घुल जाती है। तो ऐसे रफीक मुगल याद आ जाएगा। इसके बाद है मांडा के उत्खननकर्ता। मांडा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे उत्तरी स्थल है ये। तो मांडा के उत्खननकर्ता है जेपी जोशी और मधुबाला। अब यहाँ पे देखिए जेपी जोशी लिखा हुआ है, मैंने जानबूझकर, ताकि आपको पता चले कि जेपी जोशी जगपति जोशी है, वरना आपको ये दोनों नाम अलग अलग लगेंगे। तो इस पॉइंट की ट्रिक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बना के बतानी है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन सबसे अच्छी ट्रिक बनाता है। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं गुजरात राज्य में। अब इसे ऐसा मान लीजिए कि जहां रात गुजारी होगी बैठ बैठ के, रात बीत गई, दिन बीत गए, वहीं पे सबसे ज्यादा स्थल मिले होंगे। अब गोवा में तो मिले नहीं होंगे कि गोवा में गो यानी गए और आ गए, फिर आ गए, तो वहां तो मिलेंगे नहीं। जहां बैठ के रात गुजारोगे, ढूंढोगे, वहीं तो मिलेंगे। तो ऐसे गुजरात आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला है किस सैंधव स्थल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं? तो ये कहते हैं लोथल को। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े बड़े स्थल थे, लेकिन लोथल भी अपने आप में कम नहीं था, वो एक बंदरगाह था। तो यहाँ मान लीजिए कि हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के बाद लोथल का ही नंबर आता रहा होगा, इसीलिए यहाँ के निवासी लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहने लगे होंगे। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। इसके बाद है लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई करते समय पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कब और किसको मिले थे? तो दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए कि 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रंटन, जो कि लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछा रहे थे, उस समय इनको हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। हालांकि इन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी की पूरी अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो इसे ऐसे याद कर लीजिए कि लाहौर से कराची तक ये रेल लाइन बिछा रहे थे। अब रेल लाइन बिछा रहे हैं तो कुछ भी मिलता था तो हटा दे रहे हैं। देखिए हटा दे रहे हैं और उसके ऊपर छपाई कर दे रहे हैं, छाप दे रहे हैं, सब कुछ हटा दे रहे हैं और जमीन को छाप दे रहे हैं। इसके बाद उसमें टन में तौल कर रेल लाइन बिछा दे रहे हैं। तो हटा रहे हैं, छाप रहे हैं और कई टन वजन की रेल लाइन बिछा दे रहे हैं। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये परिचित नहीं थे लोहा से। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि मानव ने सबसे पहले तांबा धातु उपयोग किया था, क्योंकि हो सकता है उसने सोचा होगा कि लोहे में जंग वंग लग जाएगा, इसलिए इसका उपकरण बनाना ठीक नहीं है, तो तांबे का बना लेते हैं। इसलिए आगे चल के इनको भी लोहे का पता नहीं रहा होगा, क्योंकि इनके पूर्वजों ने बताया नहीं होगा। अब उन्होंने लोहा यूज किया नहीं, तांबा यूज कर लिया, तो लोहे के बारे में इनको बताया नहीं। ऐसी कल्पना करेंगे तो ये हमें याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ और उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताने हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु काल में लाजवर्द कहाँ से आयात किया जाता था? सौराष्ट्र, बलूचिस्तान, गुजरात या मेसोपोटामिया? दूसरा प्रश्न है, सैंधव स्थल रोपड़ के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, बीबी लाल या जगपति जोशी? तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान या महाराष्ट्र? तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।